हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्या कारण हो सकता है जिससे कि सारे टेंडर को या लोएस्ट टेंडर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन अकाउंट सब्जेक्ट में टेंडर चैप्टर से। क्या कारण हो सकता है जब सारे टेंडर को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर सबसे लोएस्ट टेंडर को भी क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे लोएस्ट टेंडर को क्यों यहाँ बोला जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेंडर किसको दिया जाता है, सबसे लोएस्ट जो टेंडर होते हैं उसी को क्या दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो लोएस्ट टेंडर होते हुए भी उनको रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है, ये चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्या रीजन हो सकते हैं कि लोएस्ट टेंडर को भी क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर सारे टेंडर को भी क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि रिजेक्टिंग द लोएस्ट टेंडर, क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे कि लोएस्ट टेंडर को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर लिया जाता है। तो ये हर पॉइंट यहाँ पे हम लोग एक एक करके पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। तो पहला पॉइंट है व्हेन द टेंडर इज नॉट सबमिटेड इन द पर्टिकुलर फॉर्म सोल्ड बाय द डिपार्टमेंट। अगर जो टेंडर नोटिस निकला है उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर वो सबमिट नहीं करता है डिपार्टमेंट को, तो आप क्या कर सकते हैं, लोएस्ट टेंडर होते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो जो टेंडर अप्लाई किया हुआ है वो प्रॉपर फॉर्मेट में जो है, प्रॉपर जो पर्टिकुलर फॉर्म जो था, जो सॉल्व किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको भर के वो नहीं भेजा है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, लोएस्ट होते हुए भी उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अर्नेस्ट मनी इज रिक्वायर्ड नॉट इनक्लोज अलोंग विद द टेंडर। अगर आप अर्नेस्ट मनी नहीं जानते हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस किया अर्नेस्ट मनी क्या होता है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में बताते हैं कि अर्नेस्ट मनी क्या होता है। कोई भी आप जैसे डिपार्टमेंट का आप टेंडर अप्लाई करते हैं, तो टेंडर अप्लाई करने के लिए टेंडर अमाउंट का 1 से 2% क्या होता है, एज ए टेंडर फी लिया जाता है टेंडरर से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। और ये अर्नेस्ट मनी हर टेंडर को जो भी अप्लाई करेगा उसको क्या करना होता है, जमा करना होता है। चाहे तो वो चालान के साथ या डीडी के साथ क्या करना होता है, टेंडर के साथ क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो अगर ऐसा कोई टेंडर है जो कि अर्नेस्ट मनी ही इनक्लोज नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे कि वो लोएस्ट टेंडर ही क्यों ना हो। When the tender is not signed by the contractor, साइन का बहुत महत्व महत्व होता है ना। तो अगर कोई टेंडर ऐसा है जो अर्नेस्ट मनी भी इनक्लोज किया है, सारा फॉर्मेट उसका सही है, बट उसका जो ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर है, जो हेड कॉन्ट्रैक्टर है, उसका अगर साइन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेंडर को रिजेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू बैड रेपुटेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है तो आप लोग देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ड्यू टू बैड रेपुटेशन। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने लोएस्ट टेंडर भी अप्लाई किया है, सारा चीज़ सही है, लेकिन उसका रेपुटेशन जो है मार्केट में सही नहीं है, आप लोग जानते हैं कि वो काम सही से नहीं करता है, या काम सही टाइम पे कंप्लीट नहीं करेगा, या और भी बहुत सारे उसका बिहेवियर सही नहीं है, तो ये सारे चीज़ जो रेपुटेशन अगर आपका टेंडरर का खराब है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेंडर को रिजेक्ट कर सकते हैं लोएस्ट होते हुए भी। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, सपोज कीजिए कि आपके पास लोएस्ट टेंडर जो है उसका एक्सपीरियंस कम है, और उसके जस्ट लोएस्ट जो टेंडर है उसका जो आपका एक्सपीरियंस है वो 10 साल है, 20 साल है, 15 साल है, 5 साल है, तो आप क्या दोगे, एक्सपीरियंस को ही दोगे, है ना। सो लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण भी लोएस्ट टेंडर क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट स्टाफ एंड इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन लाइन में जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके अपना कुछ स्टाफ होता है, उनके इक्विपमेंट होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनके मशीनरीज होती है। तो अगर सफिशिएंट नहीं है, सपोज कीजिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप देने जा रहे हैं, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मशीनरीज नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, नहीं दोगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उसके पास जब ये सारे चीज़ें जो प्राइमरी चीज़ें हैं नहीं है, तो वो क्या करेगा, सही से काम नहीं कर पाएगा, भले ही वो क्या है, लोएस्ट टेंडर डाला हो। तो आप क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। when the contractor has put some condition which are not accepted to the department। सपोज कीजिए कोई टेंडर ने लोएस्ट टेंडर ही डाला है, बट वो कुछ सर्टेन कंडीशन आप पे रखता है, और वो कंडीशन आपको अच्छा नहीं लगा, आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लोएस्ट टेंडर होते हुए भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात हुई लोएस्ट टेंडर होने के होते हुए भी क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं कि उन्हें क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ऑनर किस कारण से सारे टेंडर को रिजेक्ट कर देता है, क्या रीजन हो सकता है जिससे कि सारे के सारे टेंडर रिजेक्ट हो जाए। इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि लोएस्ट टेंडर को हम लोग कब रिजेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि सारे टेंडर को कैसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्या रीजन हो सकते हैं। तो पहला, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ टेंडर नोटिस इट इज फाउंड दैट द चेंज इन डिजाइन एंड आर फाउंड एसेंशियल। सपोज कीजिए कि आप ऑनर हैं और आप कुछ बनाना चाहते थे, आपने एक टेंडर नोटिस निकाल दिया। टेंडर नोटिस निकालने के बाद आपको पता चला कि आप डिजाइन क्या करना चाहते हैं, थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, और वो आपके लिए इसेंशियल भी है, आप वो चेंज करना ही चाहते हैं किसी भी हद तक जाके। तो आप क्या करोगे? क्योंकि जब टेंडर अप्लाई करेंगे तो लोग जो आप टेंडर नोटिस में डाले हो उसी के अकॉर्डिंग उस काम करेंगे। तो आप क्या करते हैं, जो भी टेंडर था सारे टेंडर को आप क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर से क्या करते हैं, फ्रेश टेंडर नोटिस पब्लिश करते हैं। तो इस कारण से भी क्या होता है, सारे टेंडर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। if it is suspected if it is suspected that there is a collision among the contractor। sometimes क्या होता है कि जैसे कि आपने कुछ टेंडर निकाला और दो चार कॉन्ट्रैक्टर एक ही अमाउंट में बोल रहे हैं कि मैं भी कर दूंगा, मैं भी कर दूंगा, मैं भी कर दूंगा। तो ये जो कोलिजन होने से क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि आप किसको दोगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है कि आप पूरे टेंडर को ही क्या करो, रिजेक्ट कर दो। ठीक है। Next, the lowest tender are quoted very high rates than estimated rate। कहने का मतलब क्या है कि जो आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, एज ए ओनर आप कुछ बनवाना चाहते हैं, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट भी पता होगा कितना में आप बनाएंगे। सपोज आप 5 लाख का कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और सबसे लोएस्ट जो टेंडरर था वो 6 लाख रुपए मांग रहा है। आप जान रहे हो कि वो कॉस्ट जो है 4 लाख में ही बन जाएगा, बट आप 5 लाख दिए थे कि बन 5 लाख में कोई बना दे। तो वो 6 लाख मांग रहा है या 8 लाख मांग रहा है सपोज। और सबसे लोएस्ट टेंडर ही वो है, हाई 8 10 20 25 लाख तक आया। जब लोएस्ट टेंडर ही इतना हाई कोट कर दिया है तो आप क्या करोगे, सारे टेंडर को रिजेक्ट कर दोगे कि मैं नहीं बनाना। जो 4 लाख की चीज़ मैं 6 लाख या 8 लाख में क्यों बनवाऊंगा। तो मैं सारे टेंडर को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। देयर इज ए नो completion for the work and minimum number of orders are not required एंड मिनिमम नंबर ऑफ टेंडर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि जितना आप टेंडर चाह रहे थे कि इतने लोग अप्लाई करें, उतना कभी कभी अप्लाई नहीं हो पाता, तो भी आप क्या कर सकते हैं, पूरे टेंडर को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। सो इसी में हम लोग देखते हैं कॉरिगेंडम ऑफ टेंडर नोटिस एंड इट्स नेसेसरी। कॉरिगेंडम मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या सरकमस्टांसेस हो सकते हैं कि जो टेंडर नोटिस है उसका लास्ट डेट और टाइम जो है क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो एक्सटेंड करने के कारण जो है, जैसे कि आपका डिज़ाइन ड्राइंग जो है अगर उसमें चेंजेस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम को चेंज कर सकते हैं। टेंडर पेपर्स जो है वो ऑफिस में रेडी नहीं होता है तो भी आप क्या कर पाते हैं, डेट को एक्सटेंड कर देते हैं। सफिशिएंट नंबर ऑफ अगर टेंडर अप्लाई नहीं किया है तो भी हम लोग क्या करते हैं, डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, कोरिजेंडम ऑफ टेंडर नोटिस एंड इट्स नेसेसिटी। ओके, थैंक यू।